Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is part 3 of chapter demand of class 11th microeconomics, and in this video we are going to cover the rest of the portion of the chapter. So the next topic is reasons of law of demand, or why is demand curve downward sloping, or why does a consumer buy more at the lower prices. Means कि law of demand का reason क्या है, क्यों जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड वाई जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करता है ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ बाय करना कम प्राइस पे. सो इसके 4 रीजंस है. फर्स्ट रीज़न इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड रीज़न इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड थर्ड रीज़न इज इनकम इफेक्ट, एंड फोर्थ रीज़न इज एडिशनल. सो जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं, एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं, उसकी एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो डिक्रीज होने लगती है, वो कम होने लगती है. इसलिए अगर किसी कमोडिटी से किसी कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी तो वो उस कमोडिटी को और बाय करना चाहेगा, बट उसकी एडिशनल यूनिट के लिए सेम प्राइस पे करने के लिए वो रेडी नहीं होगा, इसलिए वो उसकी एडिशनल यूनिट या उसकी और यूनिट्स को कम प्राइस पे बाय करना चाहेगा. एंड सो द नेक्स्ट रीजन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इट मीन्स जब किसी गिवन कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है उसके सब्स्टिट्यूट गुड के कंपैरिजन में, देन जो कंज्यूमर है उसको बाय करना, उसकी और क्वांटिटीज़ को बाय करना ज़्यादा प्रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल जो पेप्सी है वो एक गिवन गुड है, एंड जो कोक है वो सब्स्टिट्यूट गुड है. दोनों का प्राइस मार्केट में सेम है. सो जब पेप्सी का प्राइस कम हुआ तो जो लोग हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने लगे. सो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई विद डिक्रीज इन प्राइस. द नेक्स्ट रीजन इज इनकम इफेक्ट. इट मीन्स जब गिवन कमोडिटी का प्राइस कम होने लगा तो जो कंज्यूमर है वो अपनी सेम इनकम से और भी ज़्यादा क्वांटिटी उसकी बाय करने लगा. फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है वो 5000 है पर मंथ, एंड वो उस इनकम से 5 कमोडिटीज़ बाय कर पाया था, एंड जो फर्स्ट कमोडिटी है वो गिवन गुड है, एंड उसकी वो खाली एक यूनिट बाय कर पा रहा था. सो जब उस गिवन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो वो सेम इनकम के साथ उसकी गिवन कमोडिटी की और भी ज़्यादा यूनिट्स को बाय करने लगा, और भी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने लगा. सो दिस इज इनकम इफेक्ट. एंड द फोर्थ रीजन इज एडिशनल कस्टमर्स. एडिशनल कस्टमर्स मीन्स वो कस्टमर्स जो कि पहले गुड्स को बाय नहीं कर पा रहे थे, उनके कॉस्टली होने की वजह से सिंस गुड्स का प्राइस कम होने लगा तो वो उस सेम गुड को बाय करने लगे. एंड जो लोग पहले से गुड्स को बाय कर रहे थे, कमोडिटीज़ को बाय कर रहे थे, उनके प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से वो उसकी और भी क्वांटिटी बाय करने लगे. सो यू कैन सी हेयर द डिमांड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस. सो इन फोर के फोर रीजन में यू कैन सी डिमांड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस. So our next topic is difference between change in quantity demanded and change in demand. So इन दोनों के बीच में एक बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. अगर हम नेम को देखें तो एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड दूसरा है चेंज इन डिमांड. मीन्स एक में हम जो क्वांटिटी है उसकी बात कर रहे हैं, सेकंड में हम डिमांड की बात कर रहे हैं, जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं. तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज है क्वांटिटी में, ये प्राइस में चेंज आने की वजह से होता है. इसमें फैक्टर का कोई भी रोल नहीं है. फैक्टर्स मतलब ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हम यहाँ पे उस फैक्टर की बात की गई है. फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेड प्राइस इन नियर फ्यूचर, एंड साइज ऑफ अ पॉपुलेशन. ये सब जो है इन फैक्टर्स का क्वांटिटी में कोई भी रोल नहीं है. इन फैक्टर्स का रोल है चेंज इन डिमांड में. मींस जो डिमांड है वो जो चेंज होती है वो इनमें चेंजेस आने की वजह से होती है. तो सो जो चेंज इन डिमांड है उसमें प्राइस का कोई भी रोल नहीं है. जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो टू टाइप्स की होती है, एक एक्सपेंशन इन डिमांड एंड एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एंड जो चेंज इन डिमांड है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक इंक्रीज इन डिमांड एंड एक डिक्रीज इन डिमांड. तो जो एक्सपेंशन इन डिमांड है
उसका मीनिंग क्या होता है, जब इसका मीनिंग होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। एंड जो इंक्रीज इन डिमांड है उसका मीनिंग क्या होता है, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन एनी फैक्टर, मीन्स जो फैक्टर है उसमें फेवरेबल चेंज आ रहा है, इस वजह से तो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। और इसमें प्राइस का कोई भी रोल नहीं है, इसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये इनका स्केड्यूल है। सो हियर यू कैन सी इन क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस है वो पहले 3 था, देन 2 हुआ, देन 1 हुआ। तो जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 2 एंड 3, सो इट इज इंक्रीजिंग। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। So here you can see the graph which is made with the help of the above schedule. So here you can see कि जो प्राइस है वो x एक्सिस पर है, तो जो प्राइस है वो y एक्सिस पर है एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो x एक्सिस पर है एंड जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड चेंज इन डिमांड का ये है ग्राफ। सो हेयर वी कैन सी जो प्राइस है वो y एक्सिस पर है, क्वांटिटी जो डिमांड है वो x एक्सिस पर है एंड जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। सो दिस इज आवर प्रीवियस डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व, दैट इज D1 D1। सो जो शिफ्ट है ये इसलिए है क्योंकि जो प्राइस मैंने आपको बताया इसमें प्राइस का कोई भी रोल नहीं है, तो जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। That is why demand curve is shifting towards right side because the demand is increasing। अगर demand decrease हो रही होती तो वो left side को shift होती। So in change in quantity demanded जो movement है वो downward movement है and change in demand में rightward shift है। तो इनका reason है decrease in price, change in quantity demand में जो reason है decrease in price, क्योंकि इसमें और किसी फैक्टर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्राइस का रोल है। तो प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से एक्सपेंशन इन डिमांड इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था एंड इंक्रीज इन डिमांड का रीजन है जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा था तब जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही थी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा एंड ऑफ फैक्टर्स में भी आपने फैक्टर्स में भी पढ़ा था। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसमें डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, बट ये नॉर्मल गुड्स के केसेस में है। एंड जो फेवरेबल चेंज है टेस्टिंग प्रेफरेंस में उसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड जो प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर हम इसके स्केड्यूल को देखें तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ एंड जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, पहले 3 थी, देन 2 हुई, देन 1 हुई। सो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एंड अगर हम चेंज इन डिमांड के स्केड्यूल को देखें तो जो प्राइस है वो कांस्टेंट है एंड जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, पहले 3 थी, देन 2, देन 1। सो इसका जो ग्राफ है यू कैन सी कि प्राइस जो है वो y एक्सिस पर है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो x एक्सिस पर है एंड जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि जो प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो डिमांड कर्व की मूवमेंट है वो अपवर्ड है। And if we look at the graph of change in demand, then demand curve is shifting towards the left side because जो डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है एंड जो प्राइस है वो यहाँ कांस्टेंट है।
So the movement is upward movement in case of change in quantity demanded, and the movement is leftward shift in case of चेंज इन डिमांड. तो जो रीज़न है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का वो है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही थी. एंड जो रीज़न है डिक्रीज इन डिमांड का वो है, फर्स्ट रीज़न इज जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा था, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस भी डिक्रीज हो रहा था, एंड जो इनकम है कंज्यूमर की इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स वो भी डिक्रीज हो रही थी. एंड जो and there is unfavorable change in taste and preference due to which the demand is decreasing, and जो price है commodity का near future is also decreasing. So जो change in quantity demanded है उस केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट कर रहा है, एंड जो चेंज इन डिमांड है उस केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, एंड जब प्राइस डिक्रीज होता है एट दैट टाइम डिमांड इंक्रीजेस. सो वहाँ पे फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रोल है. इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा है. एंड change in quantity demanded is also known as movement along demand curve, क्योंकि यहाँ पे upward या downward movement हो रहा था demand curve में. and change in demand is also known as shift in demand curve, because यहाँ पे rightward या leftward shift हो रहा था. तो जो chapter है वो यहाँ पे end होता है. And if you want to understand the law of diminishing marginal utility in detail, then you can go and watch the last video. Its link is given in the description box below. And for any query and for any notes, you can DM me on my Instagram account, whose link is given in the description box below. So don't forget to like, comment, and subscribe the channel, and please share it as much as you can. And thank you very much for watching this video.